नमस्कार दोस्तों, मैं के.आर. सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बादरा। बीच में किसी कारणों से अपनी सीरीज़ रुक गई थी, आज उसको अपने कंटिन्यू करते हैं। एसआई और आरएस के लिए जनरल साइंस बहुत आपको पता है मायने रखती है। उसी में अपने क्लास 10th का लेसन है अमल, क्षार और लवण। इसमें मैंने प्रयास किया है कि इस पूरे लेसन को अपने एक ही साथ समेट लें। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आरएस और पीएसआई दोनों पर फोकस ज़्यादा रखा है। और जो रीट के बच्चे साइंस से तैयारी कर रहे हैं, मैथ साइंस से, उनके लिए भी क्लास 10th का जो तीसरा लेसन है वो एज इट इज़ आपको यहाँ से मिलेगा। इसके एमसीक्यू, इसका पूरा जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देखना। शुरू करते हैं अमल, क्षार, लवण। आपको पता है अमल के बारे में अगर अपने कॉमन बात करें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। अगर इनको जलीय विलयन में देखें तो ये H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। और जो हमारा लिटमस पत्र होता है उसमें नीले कलर को लाल कलर का बना देते हैं। अगर हमें अमल के बारे में पता है तो हम क्षार के गुण आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जो बेस होगा वो एसिड के विपरीत गुण रखेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो अपनी एमसीक्यू के आधार पर अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से क्या प्रश्न बन सकते हैं। लिटमस पत्र से प्रश्न बनेगा तो लिटमस पत्र हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये हमारा थैलोफाइटा। अगर सीधा पूछे लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है तो थैलोफाइटा में प्राप्त होता है। ये लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। तो लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस पत्र का जो कलर है वो लाल, नीला और बैंगनी 3 कलर के होते हैं। अगर लिटमस पत्र को हम किसी अज्ञात विलयन में डुबोएं और वो नीले से लाल कलर का हो जाए तो इसका अर्थ ये है कि वो हमारा अज्ञात विलयन है एसिड। आपको पता है हमने एक सूत्र बना रखा है बचपन से, अनिल। अनिल का मतलब अमल, न नीला, ल लाल। अमल वो पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, और क्षारक वो है जो लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब लिटमस पत्र हमारा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि अज्ञात विलयन क्या है, यानी सूचक है। इसलिए लिटमस पत्र को अमल क्षारक सूचक कहते हैं। और ऐसे क्या क्या पदार्थ हैं, क्या क्या चीजें हैं जो अमल क्षार के बारे में हमें इंडिकेशन देती हैं? हमारे सूचक हैं वो एनसीईआरटी के आधार पर हम 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर आर्टिफिशियल यानी हमें संश्लेषित इंडिकेटर्स, और ओलिफैक्टरी यानी गंधीय सूचक। मैं आपको बता दूं, आपका जो प्रश्न आएगा लगभग वो आएगा संश्लेषित या कृत्रिम से, क्योंकि बाकी सारे हैं वो आपके हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया का फ्लावर और जेरानियम का फ्लावर, ये ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको बता देते हैं कि अज्ञात विलयन अमल है या क्षार है। हमारे 2 प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर हैं मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। मैथिल ऑरेंज को जब आप एसिड में डुबोएंगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी, और बेस में डुबोएंगे तो येलो कलर की हो जाएगी। फिनोल्फ्थलीन एसिड में तो हो जाएगी कलरलेस, और जब आप उसको बेस में डुबोएंगे तो हो जाएगी पिंक कलर की। अब गंधीय या ओलिफैक्टरी सूचक, वे सूचक जो अमल के साथ अलग प्रकार की स्मेल देते हैं, गंध देते हैं, और बेस के साथ अलग प्रकार की गंध देते हैं, उनको कहते हैं ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ये हमारे 3 हैं एनसीईआरटी में, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। तो मित्रों यहां से पूछ सकता है कौन सा प्राकृतिक इंडिकेटर नहीं है, तो आपको याद रखना है मैथिल ऑरेंज फिनोल्फ्थलीन को अलग छांट लो। पूछ सकता है कौन सा गंधीय सूचक है, तो प्याज, वेनिला, लौंग का तेल अलग छांट लो। ये हमारे इंडिकेटर्स के बारे में थी। अब एसिड की मुख्य रिएक्शंस क्या हैं, मैंने मेरे अनुभव के आधार पर इनको दर्शाने का प्रयास किया है। एसिड जब क्षारक से क्रिया करता है तो बनाता है लवण। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। साथ में क्या बनता है? जल। अब मैंने इसको पहले पे क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि वो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक रिएक्टेंट जो अमल के साथ क्रिया करता है और लवण बनाता है वो उसकी नेचर होगी बेसिक क्षार यानी क्षारक। जैसे
HCl है, उस NaOH के साथ क्रिया करके बना रहा है NaCl और जल। अब हमारा अम्ल के साथ धातु की रिएक्शन, कोई भी धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो एक तो बनता है धातु का लवण और एक कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना जब भी अम्ल धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस। और जब अम्ल की क्रिया हम कराते हैं धातु के ऑक्साइड से तो धातु का तो लवण बनेगा और ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्रिया के बना देगी जल। अब आपसे प्रश्न पूछेगा बेटा कि धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहे हैं तो इनकी प्रकृति अम्ल के विपरीत यानी क्षारकीय होगी। इसी प्रकार से अम्ल धातु के कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो देखो धातु का तो लवण बनेगा और कार्बोनेट टूटेगा तो उससे एक तो बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन जाएगा जल। इसका मतलब धातु कार्बोनेट की प्रकृति पूछेगा, वो होगी हमारी बेसिक क्षारकीय। इसी प्रकार से यानी धातु के कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम धातु है कार्बोनेट, ये मार्बल का भी सूत्र है, लाइमस्टोन का भी सूत्र है, चाक यानी ये धातु, ये सारे जो हैं मार्बल, लाइमस्टोन, चाक, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही व्युत्पन्न हैं। अगर आपसे कई बार प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, चूने का सूत्र तो है कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें अगर हम जल मिला दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी जल मिलाने से वो चूना बुझ गया, तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जल है उसमें अगर हमने अम्ल मिलाए, कई बार प्रश्न आता था बेटा जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए। याद रखना जीवन में भी कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, क्योंकि जब हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उससे हम जल भी सकते हैं। जल में अगर धीरे धीरे अम्ल मिलाएंगे तो यहाँ धीरे धीरे उसका तनुकरण होगा, डाइल्यूशन होगा। याद रखें अम्ल और जल की अभिक्रिया है वो होती है उष्माक्षेपी, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, अम्ल और अधातु के ऑक्साइड कभी रिएक्शन नहीं करते। अब अधातु के जो ऑक्साइड हैं उनकी अगर हम क्षारक से क्रिया कराएं तो लवण बन जाता है, जल बन जाता है। इसका मतलब क्षारक से जो रिएक्शन करता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का, इसलिए अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लिख लेना, यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में। जैसे ये है हमारी कार्बन अधातु है और ये इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये बन गया कार्बन का ऑक्साइड, यानी धातु का अधातु का ऑक्साइड। अगर ये हमारे क्षारक से क्रिया करता है तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। इसी प्रकार कई बार जब क्षार और क्षारक में अंतर पूछता है तो क्षार तो वो होता है बेटा वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, उसको हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं, एल्कलाई। और हम यूं भी कह सकते हैं कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है वो तो क्षार, लेकिन सारे क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं सारे क्षार हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं होते क्योंकि वो जल में घुलनशील नहीं होते। यहाँ पीएच मान के आधार पर हम अम्ल और लवण और क्षार में अंतर करते हैं क्षारक में, इसलिए पीएच मान वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आरएस 2018 मेंस में ये क्वेश्चन आया था, मेंस में आप देख लेना। पीएच की खोज किसने की, तो सोरेन, पेडर, लोरिट्स, सोरेनसन, इनको सिंपल सीधे नाम से जानते हैं सोरेनसन। इन्होंने पीएच मान की खोज की। पीएच मान क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ये मान है। ये एक स्केल है जिसमें 0 से 14 तक अक्षर होते हैं बेटा, बीच में 7 इनका आधा ये होता है उदासीन। अगर 7 से इधर जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, यानी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। और अगर 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन घटेंगे लेकिन OH आयन बढ़ेंगे, इसका मतलब पदार्थ की क्षारक प्रकृति बढ़ेगी। एनसीईआरटी में आपका बताया हुआ है कि शुद्ध जल है उसका पीएच कितना होता है बेटा, 7। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2। और जठर रस हमारा आमाशय रस जिसमें HCl होता है, उस HCl का पीएच मान होता है 1.2, इसलिए HCl को प्रबल अम्ल माना जाता है। और अगर 7 से ज्यादा की बात करें, यह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ट्वाइस, इसका पीएच मान होता है 10, इसको दुर्बल क्षार माना जाता है। और NaOH जो है इसका पीएच मान लगभग 14 है, इसलिए इसको प्रबल क्षार माना जाता है।
इसके अलावा ये सारणी है एनसीईआरटी की। लार का जो पीएच है लगभग 6 के लगभग होता है, ठीक है ना, 6.5। हमारा मूत्र होता है, हम ऐसे अंदाजा लगा देते हैं कि क्षारीय प्रकृति का होता है, नहीं वो अम्लीय प्रकृति का होता है और उसका पीएच होता है 6। शुद्ध दूध है, एनसीईआरटी में लिख रखा है 6 होता है। और खट्टा दूध अगर खट्टा हो गया, उससे दूध से दही जम गया तो उसका मान कम हो जाएगा 6 से, इसलिए खट्टे मान का पीएच कम होता है। और कई बार प्रश्न पूछता है दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से उसका पीएच कम है। रुधिर का पीएच बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार, उसका पीएच मान होता है 7.4। और हमारे पूरी बॉडी के अंदर हमने पीएच मान की बात करें तो रुधिर सबसे ज्यादा है बेटा, इसलिए 7 से 7.8 हमारे बॉडी फ्लूइड का पीएच रहता है। सिरका, शराब, नींबू, इनके पीएच मान की वैल्यू 2.2 से 2.8 तक होती है, ठीक है। अब हमारा जो पीएच है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, देखो दैनिक जीवन की अगर अपने बात करें, जैसे अपना दूध है, दूध के अंदर अगर अपने सोडा मिला दें, बेकिंग पाउडर वगैरह, ठीक है, तो दूध का जो पीएच है वो आप बताइए 6 है शुद्ध का। तो उसे एनसीईआरटी में 13वां क्वेश्चन है, आप देखेंगे जैसे ही उसमें सोडा मिलाएंगे, यानी उसमें क्षारक मिलाएंगे, उसका पीएच मान बढ़ जाएगा 6 से ज़्यादा। अगर उस प्रकार का सोडा मिला दूध, उसका अगर आप दही जमाते हैं तो दही जमाने में लगने वाला समय बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्षारक मिला हुआ है, ठीक है। शुक्र ग्रह के बारे में एनसीईआरटी कहती है शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं पीले कलर के, इसीलिए वहां का जो पीएच मान है वो 7 से क्या है, कम है। अगर दैनिक जीवन में पीएच की बात करें तो पाचन तंत्र में जहां अमाशय की बात करते हैं, हमारे जठर रस में HCl होता है। जब हमें भूख लगती है तो HCl हमारे अमाशय में आता है। अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो वह अम्ल होने के कारण हमारे अमाशय के अंदर अमाशय की भित्ति को गलाने का प्रयास करता है और उससे हमें जलन पैदा होती है, उसको कहते हैं एसिडिटी, खाली पेट। अब उस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए जो मेडिसिन या औषधि हम काम में लेते हैं वो एंटी एसिड होती है। क्या होती है, एंटी एसिड। और सबसे ज्यादा काम में ले जाने वाली एंटी एसिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो पूछ लेता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार की औषधि है, एंटी एसिड। इसको दुर्बल क्षार भी कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, वो भी दुर्बल क्षार है, उसको भी हम एंटी एसिड के रूप में काम ले सकते हैं। फिर पीएच का दूसरा उपयोग, दंत छय जो हम देखते हैं, वहाँ हमारा जो मुंह है उसमें हमारे दांत हैं, इनेमल के बने होते हैं, उसमें कैल्शियम और फास्फेट होता है। तो वहाँ अगर हमारे लगातार हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम रहता है तो बैक्टीरिया इनकी वजह से शर्करा के अपघटन से, तो हमारा जो दांत का इनेमल है यानी वो किससे बना है, कैल्शियम यानी धातु से, और धातु का लवण बन जाएगा, वहाँ क्षरण होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उस क्षरण को रोकने के लिए हम जो टूथपेस्ट काम में लेते हैं उन टूथपेस्ट में क्या होता है, दुर्बल क्षार। तो कई बार प्रश्न आ जाता है टूथपेस्ट में होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। तो दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल काम में तो ले ही नहीं सकते, प्रबल क्षार लेंगे तो मुंह जल जाएगा। मर्दा है उसमें पीएच की क्या वैल्यू है, पीएच के आधार पर मर्दा 3 प्रकार की है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, ठीक है। तो उदासीन मर्दा है उसकी उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है, उसको हम राजस्थान की ज्योग्राफी में सर से पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ देते हैं कि जो अम्ल है वहाँ एनसीईआरटी का जो हमें एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 31 पे, वहाँ बता रखा है कि किस अम्ल का स्रोत क्या है। तो मैथेनोइक अम्ल है वो स्रोत है उसका चींटी, नेटल प्लांट है उसकी पत्तियां, और जैसे ततैया वगैरह उनके डंक में क्या होता है बेटा, मधुमक्खी उनके डंक में होता है मैथेनोइक अम्ल। इसीलिए वो जब हमारे डंक मारते हैं तो हम टूथपेस्ट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो अम्ल के कारण जलन हुई है टूथपेस्ट के क्षार के कारण वो समाप्त हो जाएगी, इसीलिए हम उसमें टूथपेस्ट लगाते हैं। एसिटिक एसिड है उसका स्रोत है सिरका, सिट्रिक एसिड संतरा और नींबू। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी है, अगर ऑप्शन आते हैं तो यही सही माने जाएंगे। लैक्टिक एसिड स्रोत है खट्टा दूध। ऑक्जेलिक एसिड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आरएस 2016 में ये प्रश्न आया था। ऑक्जेलिक एसिड यानी प्रश्न आया था टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो याद करना है ऑक्जेलिक एसिड।
इमली में तो आपको याद ही है टार्ट्रिक एसिड होता है। नोट करके याद लिखें, डोक प्लांट जो है वो उसकी पत्तियों में होता है क्षारक, इसीलिए अगर आपको नेटल प्लांट चुभ गया तो आप डोक प्लांट से उसको रगड़ दें, आपका अम्लीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल बातें इसके क्षारक के बारे में हैं। अब हम बात करते हैं लवण के बारे में, जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं कि कौन कौन से लवण हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं। NaCl यानी साधारण नमक, इसको आपको याद करना है कि लवण का एक तो सूत्र और एक उसके उपयोग, दो ही चीजें याद करनी है बेटा। तो यहाँ NaCl है, वेरी इंपॉर्टेंट, खाने में काम आता है। बेकिंग सोडा वहां हम देखते हैं तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया, वो सारी जगह NaCl काम आता है। एक हमारी मेन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्लोरोक्षार अभिक्रिया। NaCl को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तो एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो एक तो बन रहा है क्षार और एक बन रही है क्लोरीन, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या यूज है? देखो क्लोरीन है वो तो हमारी जल की स्वच्छता में काम आती है, जल के जो रोगाणु कीटाणु हैं उनको नष्ट करने में क्लोरीन गैस काम आती है। हाइड्रोजन आपको पता है भविष्य का ईंधन है। NaOH है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्योगों में काम आता है। या क्षार है तो आपको पता है क्षार है तो हमारी चिकनाई खत्म करेगा, धातु का ग्रीस खत्म करने के लिए या साफ करने के लिए, कागज उद्योग में वेरी इंपॉर्टेंट, और कृत्रिम फाइबर निर्माण में भी इसका यूज होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा बोलते हैं, इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट है अग्निशमन यंत्र, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा है H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो इससे गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा देती है। इसलिए अग्निशमन यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या भरा रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एंटी एसिड, क्योंकि ये दुर्बल क्षार है, एंटी एसिड के रूप में काम आता है। और जब यहाँ से CO2 गैस निकलती है तो जैसे हमारी बेकरी इंडस्ट्रीज है उसमें पाव रोटी, केक, खमीर, ये जब हम बनाते हैं तो वो जो बनने वाले उत्पाद हैं वो मुलायम होते हैं और स्पंज होते हैं, क्योंकि उसमें CO2 होती है, उसकी वजह से। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु इसके साथ, ये दो 10 जल के अणु हैं, ये क्रिस्टल के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। धावन सोडे का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो होता है कांच उद्योग, साबुन उद्योग, इनमें। ठीक है, धावन सोडा नाम से पता चला है घर की सफाई में काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा वो है जल की स्थायी कठोरता को किससे दूर करते हैं? तो धावन सोडा से। और इसका एक और उपयोग है बोरेक्स यानी सुहागा, सोने पर सुहागा, वो इसी से बनता है। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र पूछेगा कैल्शियम यानी हाइपोक्लोराइट बोलते हैं इसको, और इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग इनका होता है विरंजक यानी रंग उड़ाने में, वस्त्र उद्योग में। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट यानी जो जिप्सम है हमारी, उसको हम, ये टेम्परेचर याद रखना है 373 केल्विन पर अगर हम गर्म करें तो उससे जल का 1.5 अणु बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट और आधा जल का अणु, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। आधे को बोलते हैं हेमी और जल को बोलते हैं हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग प्लास्टर, जब हमारे चोट वगैरह लग जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर करता है डॉक्टर। बच्चों के खिलौने अधिकांशतः इसी के बने होते हैं। अग्निरोधक वस्तुएं जो, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्यों रखा गया मैं आपको बता दूं बेटा, 1666 में लंदन में बहुत भयंकर आग लगी, अधिकांश वस्तुएं वहां वुडन थी, लकड़ी की थी, जल गई। फ्रांस के राजा को पता चला तो उसने कहा कि हमारे जो लकड़ी की चीजें हैं उनको कोटेड कर दो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आपको पता है पेरिस में जिप्सम बहुत होता है, तो वहां उस समय जिप्सम उद्योग चरम सीमा पे था, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा अम्ल क्षार लवण का ये जो टॉपिक है, लेसन है, अच्छी तरीके से आपको कंठस्थ हो गया होगा। ये SI, RAS और रीट साइंस गणित से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।